नमस्कार। रशिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो बैटलफील्ड से निकल के कब का सत्ता के गलियारों में पहुंच चुका है। खास करके भारत और यूएसए के बीच में लगातार जो कहासुनी है वो बढ़ती जा रही है। पहले टैरिफ को लेके थी, अब रशियन ऑयल को लेकर और अधिक बढ़ गई है। पहले उस पर टैरिफ की बात थी, पनिशमेंट की बात थी, लेकिन अब बात यहाँ तक पहुँचती जा रही है कि भारत के ऊपर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो यूक्रेन में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं उनके खून के जो छींटे हैं वो भारत के दामन पर हैं। यानी कि भारत उसमें कहीं ना कहीं रशिया की ऐसी मदद कर रहा है कि रशिया को युद्ध लड़ने में मदद मिल रही है, वार मशीनरी को मदद मिल रही है। वहीं पर भारत का कहना है कि ये सारी बातें झूठ है, बल्कि उल्टा है। यूक्रेन की यूरोपियन यूनियन मदद कर रहा है और ट्रम्प मदद कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर लड़ाई चल रही है और उससे अमेरिका अपना फ़ायदा निकाल रहा है, वो पैसा कमा रहा है। तो इसलिए जो खून के छींटे हैं वो अमेरिका के दामन पर हैं। तो आज पूरे इस मुद्दे को समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। दोनों एक दूसरे के ऊपर लगातार एलिगेशन लगाते जा रहे हैं। वहीं पर गाज़ा और इजराइल में जो युद्ध चल रहा है हमास के बीच और इजराइल के बीच में, उस पर भी यही एलिगेशन है कि उसमें भी जो यूएसए की इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है उसको बहुत अधिक वहाँ पर फ़ायदा हो रहा है। तो पैसा यूएसए को जा रहा है, ये बात भी छुपी नहीं हुई है। लेकिन इन सारी बातों में एक मानवता की बात भी है, नैतिकता की बात भी है कि आखिर क्या युद्ध कराकर पैसे कमाना या युद्ध के जरिए पैसे कमाना वो सही है क्या गलत है। इस पर आप अपने विचार जरूर अंत में लिखें, उसमें कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इसमें सभी देश कहीं ना कहीं इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो वो सही है या गलत है, इसके ऊपर भी विचार होना चाहिए। तो देखिए, जो ये टॉपिक की बात है वहाँ पर तो पुतिन की और जो मोदी की दोस्ती कहे या भारत और रशिया की दोस्ती कहे वो बहुत मजबूत है। सोवियत संघ के समय से वो दोस्ती चली आ रही है, पूरे शीत युद्ध में वो बनी रही, उसको कोई नुकसान पहुंचा नहीं। और अब ये किसी और लेवल पर काफ़ी आगे तक बढ़ गई है, जो कि यूएसए द्वारा एलिगेशन लगाया जा रहा है। तो देखिए, यूएसए की पूरी क्रोनोलॉजी को भी हमें समझना होगा। सबसे पहले लगभग 30 जुलाई के आसपास अपना जो उनका जो प्लेटफॉर्म है ट्रंप का ट्रुथ सोशल, उस पर वो कहते हैं कि जो भारत है वो रशिया का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है ऑयल का, और यही है जो यूक्रेन में लोगों को मार रहा है। इसलिए अगर यूक्रेन में किलिंग को रोकना है तो भारत को रुकना होगा, यही उसका एक कहना है। लेकिन उसके बाद क्रोनोलॉजी देखिए, 30 जुलाई के बाद लगभग 13-14 अगस्त के पास असीम मुनीर फील्ड मार्शल पाकिस्तान के वहाँ पहुँचते हैं और वो बयान देते हैं कि अब अगर अगली बार हमला हुआ, जो कुरान है उसमें से वो रेफरेंस लेते हैं और कहते हैं कि उसी के हिसाब से हम भारत पर हमला करेंगे। कहाँ पर? कॉरपोरेट जगत पर। और कॉरपोरेट जगत भी कौन सा? जामनगर रिफाइनरी पे। तो भारत और यूएसए के बीच जो वाद विवाद चल रहा था उसमें धीरे से मुकेश अंबानी की एंट्री को करा दिया गया। और अब कहा जा रहा है कि मुकेश अंबानी भी इस खून खराबे में, इस युद्ध में कहीं ना कहीं उनका रोल है कि वो इसमें से पैसा कमा रहे हैं। तो इस बात को भी हमें देखना है। उसके बाद तो फिर वो अब लाइन उन्होंने पकड़ ली है। देखिए, जो इनके यूएस ट्रेजरी के बेसेंट साहब है, उनका कहना है कि जो मुकेश अंबानी कंपनी है जामनगर में, पहले वो 3% 2022 से पहले 3% इम्पोर्ट करती थी रशिया से, अब वो 50% कर रही है। तो कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी डायरेक्टली वहाँ पर जिम्मेवार हैं। लेकिन यही व्यक्ति यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं जो बेसेंट साहब, इनका क्या कहना है, जब यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी की बात की गई, इन्होंने खुलेआम कहा है कि ट्रंप ने कहा है कि हम $100 बिलियन का हथियार बेचेंगे यूरोप के थ्रू, और वो भी 10% प्रीमियम रेट पे, यानी कि कट लेंगे 10% का, और उसमें से जो लगेगा ठीक उसको सिक्योरिटी गारंटी में लगाएंगे, नहीं तो वो अमेरिका का पैसा होगा। तो यहाँ पर पैसा कौन कमा रहा है, ये देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है। तो जो उनके यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं वो दोनों तरफ बात कर रहे हैं। एक तरफ खुद पैसा कमाना चाह रहे हैं और भारत को कह रहे हैं कि भारत सस्ता तेल क्यों खरीद रहा है और ख़रीद कर कैसे वहाँ पर युद्ध में मदद कर रहा है। और इतना ही नहीं, वहाँ पर एक जो ट्रंप की पूरी टीम है वो इस बात पर जुट गई है कैसे न कैसे भारत को यहाँ पर विलन करार दे दिया जाए, तो जो छवि है भारत की उसको धूमिल कर दिया जाए। तो देखिए, जो इनके वहाँ के ट्रेड एडवाइज़र हैं, पीटर नवारो नाम है इनका, ये बहुत ट्रंप के बहुत पक्के हैं। जब ये बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन आया था तो उन्होंने इसे जेल में भी डाल दिया था, अब ये फिर से आ गए हैं। तो इनका क्या कहना है कि भारत जो है उसको तेल नहीं चाहिए, भारत को तेल चाहिए ही नहीं। भारत सिर्फ जो क्रेमलिन यानी कि रशिया की मदद कर रहा है उसका तेल खरीद के, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग होती है उस तरीके से उस तेल को सफाई करके वो कहाँ पर बेच रहा है,
उन्हीं देशों में बेच रहा है जिन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा रखी है। तो रशिया को लगातार पैसा मिल रहा है इंडिया के थ्रू। इंडिया यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं कि ब्रोकरेज वाला काम कर रहा है, ये इनका कहना है। और यहीं पर नहीं रुके, उनका कहना है कि सोल ब्लेम जो है इस युद्ध का वो भारत के ऊपर है, क्योंकि वो रशिया की मदद कर रहा है, जबकि सबसे ज़्यादा जो तेल इंपोर्ट है वो चाइना कर रहा है। तो यहाँ पर चाइना को अलग रखा जा रहा है। उसका कारण है चाइना से अभी अमेरिका को चाहिए रेयर अर्थ मिनरल, जो उसके सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हर जगह पर लग रहा है। उसके बिना उसकी सारी इंडस्ट्री जो है ठप हो जाएगी। तो चाइना को अभी दूर रखा जा रहा है, ब्लेम भारत के ऊपर दिया जा रहा है, क्योंकि भारत से अभी उनके पास ऐसा सामान आयात नहीं होता है जिससे उनकी इकोनॉमी एकदम से रुक जाए या वहाँ पर दिक्कत हो जाए। फार्मास्यूटिकल है लेकिन उनके पास इतना अभी स्टॉक है कि उसको वो चला लें। तो देखिए यहाँ पर पूरी एक जो टीम है वो भारत के खिलाफ लग गई है। अब चलिए मुकेश अंबानी की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि हमें देखना होगा कि क्या पैसा सही में कमाकर युद्ध में लगाया जा रहा है, तो उसके ऊपर नैतिक सवाल उठते हैं। लेकिन अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात करेंगे, हमें खुद को अगर सस्ता तेल मिल रहा है तो क्या हमें खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए खरीदना चाहिए, ये सारे बहुत सारे सवाल हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि 3% से 50% पहुंच गया है। ये ग्राफ भी क्लियर दिखा रहा है कि यहाँ पर वाकई जो इंपोर्ट है वो रशिया से बढ़ा है। अगर ये लाल वाले को देखें तो जनवरी 22 के आसपास ये बिल्कुल नीचे है, लेकिन 2025 आते आते ये यहाँ पर पहुँच गया। तो टोटल का लगभग 50% तो अब रशिया से आ रहा है। और यूएस की जो एलिगेशन है वो इसीलिए उनका कहना है कि ये भारत यूज़ भी नहीं कर रहा, भारत इसको सिर्फ रिफाइन कर रहा है। उनका कहना है कि मुकेश अंबानी ने पहले तो भारत ने इंपोर्ट के जरिए लगभग $32 बिलियन बचा लिए हैं। उसके बाद मुकेश अंबानी की जो जामनगर रिफाइनरी है उसने इसको बेचकर फिर से $17 बिलियन का नेट प्रॉफिट कमा लिया है, वो भी उन देशों से जिन देशों ने सैंक्शन लगा रखी है। उनका एक आइडिया है कि लगभग $85 बिलियन का इन्होंने अब तक एक्सपोर्ट किया है। उसमें से जो 42% कह सकते हैं या लगभग 36-37% के 36-37 बिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट है वो यूरोपियन यूनियन में गया है या अमेरिका में गया है। तो इवन जो यूएस है वो लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम लार्जेस्ट इंपोर्टर है जामनगर रिफाइनरी से, लगभग 7-8 बिलियन डॉलर का वो मामला। उनका कहना है कि ये तो हम बेवकूफ़ बन रहे हैं, हमें भारत ने बेवकूफ़ बना दिया। पहले वहाँ से सस्ता खरीद रहा है, उसको रिफाइन कर रहा है, जेट फ्यूल हो गया, पेट्रोल हो गया, और उसको हमें बेच रहा है। और हम बाय वॉल्यूम लार्जेस्ट इंपोर्टर हो गए किसके, जो रशिया का तेल है। तो देखिए यहाँ पर उनकी कहीं ना कहीं जो बात है वो ठीक है कि भारत ने ऐसा किया है, लेकिन भारत ने अपना देश का फ़ायदा देखा है। जो भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट था, जो तेल इंपोर्ट करने पे बहुत बड़ा गैप रहता था, उसको कम करने में मदद की है। पिछले कुछ सालों से तेल के जो दाम है उस तरीके से बढ़े भी नहीं है, वहाँ पर इन्फ्लेशन नहीं भी हुई है। लेकिन फिर से वही बात है कि क्या ये सही है गलत है, नैतिकता के तौर पर इसका जवाब सबको देना है। देश के हिसाब से, नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से, स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट के हिसाब से, जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से सब कुछ जायज़ है। पुरानी कहावत है, मोहब्बत और लड़ाई में सब कुछ जायज़ है। तो यहाँ पर सब कुछ जायज़, उस भाव में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा ही नहीं है। देखिए फिर से वही बात है यूएसए की, कि पहले ही बात की कि 10% कमीशन तो वहाँ पे मांग रहा है वो, लेकिन सिर्फ कमीशन की बात नहीं है। जब युद्ध शुरू हुआ तो जो सबसे बड़ा जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस का सप्लायर था यूरोप को, वो रशिया था। अमेरिका ने उस पर सैंक्शन लगाया, उसे कहा कि बंद कर दो और फिर मैं दूंगा। तो अमेरिका ने अपना घटिया क्वालिटी का नेचुरल गैस, सस्ता नेचुरल गैस 4 गुना दाम पर यूरोप को बेचा और खूब पैसा कमाया। 2023 में फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है मैक्रोन, उन्होंने कहा भी था कि यूएस ये बहुत गलत कर रहा है, हमें महंगा नेचुरल गैस बेच रहा है जबकि हमें सस्ता रशिया से मिल रहा था, उसको बंद करा दिया गया। तो यहाँ पर भी एक ग्राफ को देखें हम, तो देखिए 2020-22 के आसपास जो यूएस है वो बहुत कम सप्लाई कर रहा था। 2022 के बाद देखिए उसका जो प्रपोर्शन है सप्लाई का नेचुरल गैस में वो कितना बढ़ गया। तो यहाँ से पैसा किसने कमाया, यहाँ से पैसा अमेरिका ने कमाया है। और यही नहीं, अमेरिका ने इसके अलावा लगभग $100 बिलियन के आसपास का एक डिफेंस बिल पास किया। उसमें लगभग उसने 70% के आसपास यूक्रेन के लिए रखा कि यूक्रेन के डिफेंस जो मदद है उसको करने के लिए हम पैसा लगाएंगे। और उसका मानना था कि इससे जो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री है इसको एक दोबारा से जवानी मिलेगी, दोबारा से रिजुविनेट होगा, वो जवान होगा और फिर हम दोबारा से एक शक्ति बन सकते हैं। तो यहाँ पर पैसा जो अधिक कमाया है वो यहाँ पर
ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं, बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं, यूएसए कह सकते हैं। और यही नहीं, यूक्रेन के साथ जो $500 मिलियन की वो डील की है रेयर अर्थ मिनरल्स की, वो भी यूएसए ने की है, उसमें भी यूएसए का फ़ायदा है। और अब जब उसकी सिक्योरिटी गारंटी की बात आई है तो उसके लिए भी वो 10% पैसा मांग रहा है। तो जो कोर बिजनेस अगर कहें तो यहाँ पर ट्रंप की तरफ जो है पलड़ा ज़्यादा झुकता हुआ नज़र आ रहा है। और भी बहुत सारे एंगल हैं इसमें, उन्होंने क्रिप्टो के ऊपर काम किया है। तो ट्रंप तो एक तरीके से इस वक्त बिल्कुल एक ब्रोकर वाली तरह से काम कर रहे हैं, उसी तरीके से डील कर रहे हैं। उनकी शब्दावली, हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ एक ब्रोकर की तरह ही यहाँ पर हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर उसके बाद सारी दुनिया को ज्ञान देने के बाद ट्रंप जब अलास्का में समिट होती है तो उस समिट के बाद जो पुतिन है उन्होंने क्या कहा वो देखिए। वो कह रहे हैं कि पुतिन कह रहे हैं कि अब 20% जो है हमारे दोनों के बीच में जो ट्रेड बढ़ गया है इस पर हमें और काम करना चाहिए। तो पूरी दुनिया रशिया से ट्रेड रोक दे, पूरी दुनिया रशिया से बिजनेस ना करे, रशिया को आइसोलेट कर दे। लेकिन ट्रंप रशिया के साथ ट्रेड भी कर रहे हैं, उससे इंपोर्ट भी कर रहे हैं, 20% वहाँ पर ग्रोथ भी हुई है। यूक्रेन को हथियार भी बेचेंगे, उसमें से भी पैसे लेंगे, सिक्योरिटी भी देंगे, उसके भी पैसे लेंगे, अपना सस्ता नेचुरल गैस भी बेचेंगे यूरोप को, उसमें से भी पैसे कमाएंगे। और यही नहीं, पैसा वो इजराइल से भी कमा रहे हैं, गाज़ा में हो रहे युद्ध से भी कमा रहे हैं, हर जगह से वो पैसा कमाने की फिराक में है। क्योंकि यूएस इकॉनमी अब केवल इन्हीं बातों के दम पर चल सकती है और पॉसिबिलिटी उसके पास नहीं है। ये टॉपिक थोड़ा सा आगे निकल जाए क्योंकि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी एटसेट्रा की बात होगी। तो लेकिन इकोनॉमिक हालात, जो डॉलर है, जो पहले पेट्रो डॉलर एक तरीके से लिंक था, वो अब नहीं रह गया है। तो यहाँ पर हालत अमेरिका की भी काफ़ी ख़राब है। फिर से बात वहीं पर आती है कि अब जब इतनी सारी एलिगेशन लग रही हैं, रशिया जो भारत को और सस्ता 5% और डिस्काउंट देने के लिए तैयार हो गया है, तो क्या भारत को अब 5% सस्ता तेल खरीदना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों की ये भी एलिगेशन है कि भारत जो यूएस के साथ रिश्ते ख़राब कर रहा है वो केवल एक कॉरपोरेट हाउस के लिए ख़राब कर रहा है, क्योंकि 50% जो इम्पोर्ट हो रहा है वो तो मुकेश अंबानी कर रहे हैं। और उससे दूसरे नंबर पे जो है वो नयारा कंपनी है, जो कि रशिया ओन्ड कंपनी है, मेजॉरिटी स्टेक उसका है, भारत में काम करती है नयारा। तो दूसरे नंबर पर वो है। तो भारत की जो कंपनियां हैं वो उतना इंपोर्ट नहीं कर रही जितना मुकेश अंबानी और नयारा कर रहे हैं। तो उनकी एलिगेशन है कि क्या एक कॉरपोरेट हाउस के लिए भारत यूएसए के साथ इतने टैरिफ को झेलने के लिए तैयार है? क्या उसे 25% पेनल्टी देनी चाहिए? तो ये बहुत सारे मुद्दे। और क्या अगर वाकई ये पैसा वहाँ पर युद्ध में लग रहा है तो भारत की जैसे हमेशा से प्राचीन समय से एक फ़िलॉसफी रही है कि उसको युद्ध में पैसा, उससे पैसा नहीं कमाना चाहिए, उसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या बदलते हालात में जियोपॉलिटिक्स को देखते हुए, रियल पॉलिटिक्स को देखते हुए इस पर इसी तरीके से आगे बढ़ता रहना चाहिए और ट्रंप की बात नहीं सुननी चाहिए? तो इस पर आप अपने कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि इस पर एक कोई ओपिनियन बनाना, एक व्यू देना उतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत सारे एंगल इसमें जुड़े हुए हैं। तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।